Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आएगा। ये फैन फिक्शन अरेंज मैरिज एंड अ लिटिल बिट फोर्सफुल अरेंज मैरिज पे बेस्ड है। ओके, तो सीन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्टडी रूम था जहाँ पे एक 25 साल का लड़का हाथ में गर्म कॉफ़ी लिए खड़ा था और सामने उसकी स्टेप मॉम या फिर अडॉप्टेड मॉम मैडम यू बैठी हुई थी। और ये जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि वीइंग था। वीइंग अपना सर नीचे किए उन मैडम यू को कॉफ़ी दे रहा था, जहाँ मैडम यू उस कॉफ़ी को लेती हैं और एक सिप लेती हैं, जहाँ कॉफ़ी का सिप लेते ही मैडम यू गुस्से में कहती हैं, ये कितनी बकवास कॉफ़ी है। क्या तुम्हें कॉफ़ी बनाना नहीं आता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे किस तरह की कॉफ़ी पीनी पसंद है? ये कह के वो उस कॉफ़ी को सामने जो लड़का वीइंग है उसके हाथ में डाल देती हैं। कॉफ़ी काफ़ी गर्म था जिससे वीइंग के हैंड्स जल जाते हैं। वीइंग की आंखों में आंसू आ जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी मैडम यू गुस्से में कहती हैं, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। जिस पे वीइंग अपना सर नीचे करके कमरे से बाहर निकल आता है। वीइंग जैसे ही किचन में आता है सबसे पहले जाके नल को ऑन करता है और अपना हाथ धुलने लगता है। उसका हाथ बहुत ही जल रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वीइंग अपने हाथ को धुल के और फिर से जल्दी जल्दी दूसरा कॉफ़ी बनाने लगता है। दरअसल वीइंग जियांग्स का एडॉप्टेड सन है, जहां वीइंग के फादर वी चांग से जियांग फेंगमियान की कंपनी में काम करते थे। हालांकि एक टाइम पे वो कंपनी के लिए ही कुछ काम कर रहे थे जिस वजह से उनकी जान चली गई थी, जिस कारण जियांग फेंगमियान ने वीइंग को अडॉप्ट कर लिया था और उसके खर्चे उठाने का फैसला किया था। हालांकि ये बात मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो एक बहुत ही सेल्फिश और घमंडी लेडी है। खैर, जियांग मेंशन में वीइंग को सिवाय एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ ट्रीट नहीं किया जाता। वो सिर्फ कहने के लिए जियांग्स का एडॉप्टेड सन है, पर उसके साथ बिहेव बहुत ही बुरा होता है, इवन सर्वेंट्स से भी ज़्यादा बुरा। वीइंग की करेंट एज 22 ईयर्स है एंड वो एक कॉलेज गोइंग बॉय है। वीइंग जिसने कॉलेज में फिजियोथेरेपी का कोर्स लिया हुआ है और वो अभी सेकेंड ईयर में है। खैर, वीइंग की लाइफ बहुत ही पेनफुल है। वो जियांग मेंशन में घर का सारा काम करता और उसे उस घर में कोई प्यार करने वाला भी नहीं था सिवाय जियांग यानली के, जो कि मैडम यू की बड़ी बेटी है। यानली काफ़ी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सन है। वो वीइंग को बहुत प्यार करती है। जियांग चैंग वो हमेशा अब्रॉड ही रहता है, तो उसे वीइंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वीइंग वहीं जियांग मेंशन के एक छोटे से कमरे में रहता है और वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करता है। वहीं यानली की बात करते हैं। यानली जिसकी करंट एज 27 है और यानली एक फैशन डिज़ाइनर है। उसने 2 साल पहले ही डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा करके फैशन डिज़ाइनिंग में अपना पैर आजमाना शुरू किया था। अपना हाथ आजमाना शुरू किया था। करेंटली उसका खुद का एक बहुत ही बड़ा सा शोरूम है जहां वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करती है। यानली किसी से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है और वो कोई और नहीं बल्कि लैंस सिचेन है। अब बात करते हैं लैंस की। लैंस सिचेन जिनकी एज 28 ईयर्स की है और वो लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ है। सिचेन बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है और वो भी यानली से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों
डिसाइड करते हैं कि वे अपनी अपनी फैमिली से एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब वो दोनों शादी करके सेटल होना चाहते हैं। जहाँ यानली मैडम यू के कमरे में आती है और गेट पे नॉक करती है। इस पे मैडम यू यानली की ओर देख के कहती हैं अंदर आने को। यानली अपनी मॉम के सामने बैठती है और कहती है, मॉम, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस पे मैडम यू, जो कि अभी अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, वो यानली की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या बात है। इस पे यानली कहती है, दरअसल मॉम, मैं किसी को पसंद करती हूँ एंड हम एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही डेट कर रहे हैं। कॉलेज में वो मेरे सीनियर थे एंड अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इस पे मैडम यू थोड़ी सीरियस फेस बनाते हुए कहती हैं, और वो कौन है? जिस पे यानली कहती है, वो कोई और नहीं बल्कि लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ लैन सिचैन है। हम काफ़ी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पे मैडम यू कहती हैं, और क्या ये बात उसके फैमिली को पता है? इस पे यानली कहती है, नहीं, वो भी बात करने वाले हैं अपने अंकल से। इस पे मैडम यू कहती है, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद यानली अपने कमरे में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है लेंस के यहाँ, जहाँ रात में सभी शांति से डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सिचैन चिरेन से कहते हैं, अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पे चिरेन कहते हैं, कहो। इस पे सिचैन कहते हैं, दरअसल अंकल, मैं कॉलेज टाइम से ही किसी को पसंद करता हूँ और हम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इस पे चिरेन थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, और वो कौन है? जिस पे सिचैन भी बता देता है यानली के बारे में। जो सब सुन के चिरेन कहता है, ठीक है, मुझे इस पे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और ये कह के चिरेन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। फाइनली अगले दिन मैडम यू जब अपने ऑफिस में थी, तभी चिरेन वहाँ आते हैं। जैसे ही मैडम यू को पता चलता है, वो उनके लिए मीटिंग अरेंज करती है, उनसे मिलती है। जिस पे चिरेन कहते हैं, कल सिचैन ने मुझे यानली के बारे में बताया, तो मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। दरअसल मैं अपने बेटे सिचैन की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, बट एक कंडीशन है कि मुझे सिचैन के साथ साथ अपने छोटे नेफ्यू लैन वांगजी की भी शादी करवानी है। ये सुनते मैडम यू कुछ सोचती हैं, फिर चिरेन से कहती है, ठीक है, मैं अपना एडॉप्टेड सन वी बुशियान की शादी तुम्हारे नेफ्यू लैन वांगजी से करवा दूंगी। इस पे चिरेन खुश तो नहीं थे, पर वो जानते थे कि उनका नेफ्यू कैसा है, उससे कोई भी शादी नहीं करने वाला और उसकी एज अभी 25 हो गई है। इसलिए चिरेन इस बात पे अग्री कर देते हैं। उनके बीच कुछ बातें होती हैं। देन चिरेन वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ रात को डाइनिंग टेबल पे मैडम यू यानली को ये खबर देती है कि उसकी और सिचैन की शादी फिक्स हो गई है। ये सुनते ही यानली काफ़ी खुश हो जाती है। विंग भी यानली के लिए काफ़ी खुश था। जैसे ही उन लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है, तभी मैडम यू कहती हैं विंग को कि वो किचन का सारा काम करके उनसे स्टडी में आके मिले। इस पे विंग हाँ में सर हिला देता है। विंग जब स्टडी में जाता है तो मैडम यू विंग से कहती है, अब टाइम आ चुका है कि तुम हमें रीपे करो। इस पे विंग कहता है, रीपे पर किस चीज़ का? जिस पे मैडम यू कहती है, क्यों, हमने इतने साल तुम्हें यहाँ पे रखा, तुम्हें खाना दिया, तुम्हें पढ़ाया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें रीपे करना चाहिए? इस पर विंग कहता है, पर इस पे मैडम यू कहती हैं, पर कुछ भी नहीं, मैंने कोई चैरिटी नहीं की तुम पे, तुम्हें इन सब का बदला चुकाना होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इस बड़े से मेंशन में रह रहे हो, अगर हमने तुम पे ये चैरिटी नहीं की होती तो तुम कहीं रोड पे पड़े होते, समझे?
इस पर वीन कुछ भी नहीं कहता। तभी मैडम यू कहती है, यानली की शादी सिचन से फिक्स हो गई है और साथ ही साथ तुम्हें सिचन के छोटे भाई लैन वांगजी से शादी करनी होगी। ये सुनते ही वीन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो मैडम यू की ओर देख के कहता है, बट मैं तो। तभी मैडम यू कहती हैं, क्या यही ना कि तुम एक लड़के हो और तुम एक लड़के से कैसे शादी कर सकते हो? वेल, ये कोई लव मैरिज तो है नहीं, है ना? बस इतना समझो कि ये सिर्फ बिजनेस की वजह से है। जो इतने साल तुम्हें पाला है, बस उसकी कीमत दे रहे हो तुम। इस पर वीन कहता है, नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। जिस पे मैडम यू कहती है, अच्छा, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इसी वक्त इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। और फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम जो कि अभी अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर में हो, तुम्हारी आगे की पढ़ाई, तुम कहाँ से फीस अफोर्ड करोगे? कहाँ रहोगे? कैसे खाओगे? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ अकेले मैनेज कर सकते हो? नहीं ना, तो चुपचाप ये शादी कर लो। जिस पे वीन कहता है, क्या ये बात सीजे को पता है? इस पर मैडम यू कहती है, क्यों? तुम ये बात उसे बता के अपनी बहन की खुशियां छीनना चाहते हो? क्या तुम उसे खुश नहीं देख सकते? इस पर वीन कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप सर नीचे करके हाँ कर देता है और भारी कदमों से अपने कमरे में आता है। वीन अपने कमरे में आके बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। वो अपने मॉम डैड की तस्वीर को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर लन वांगजी, जिसे पता चलता है चिरैन से कि उसकी भी शादी को फिक्स कर दी गई है, वांगजी से कुछ पूछा भी नहीं गया, सिर्फ उसे ये ऑर्डर दे दिया गया। जिस पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता है। दरअसल लैन वांगजी, जिसकी एज अभी 25 ईयर्स की है और वो एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट है। उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है और यही कारण है कि चिरैन वांगजी को अब कुछ खास पसंद भी नहीं करते, क्योंकि चिरैन चाहते थे कि वांगजी सिचैन की तरह बिजनेस करे, लेकिन नहीं, वांगजी ने म्यूजिक चुना। और वांगजी अपने कोल्ड ऑरा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सभी जानते हैं कि वांगजी कितना कूल है। वो कभी भी किसी से भी बात नहीं करता, ना ही किसी को जवाब देना जरूरी समझता है। उसे सिर्फ अपने म्यूजिक से प्यार है, बस। यही कारण है कि कोई भी वांगजी के इस कोल्ड ऑरा को देख के उसे अप्रोच नहीं करता, जिस कारण चिरन भी बस वांगजी की शादी करा के इस लाइबिलिटी से मुक्त होना चाहते हैं और उन्हें ये अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, इसीलिए उन्होंने वांगजी की शादी भी तय कर दी। इधर चिरैन वांगजी को भी बता देते हैं कि उसकी शादी फिक्स कर दी गई है। हालांकि वांगजी ये शादी नहीं करना चाहता था, पर चिरैन उसकी कोई बात नहीं सुनते और कह देते हैं कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है। वांगजी एज इट इज कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, जहां यानली और सिचैन दोनों काफी खुश थे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। यानली वीन के लिए भी काफी खुश थी कि वीन और उसकी शादी एक ही घर में हो रही है। यानली जब भी शादी की शॉपिंग पर जाती तो वीन को अपने साथ ले जाती। वीन, जो कि अंदर ही अंदर घुट रहा था, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा अब बदतर होने वाली है। उसे अंदर से घुटन सी महसूस हो रही थी, पर अफसोस वो ये बातें किसी से कह नहीं सकता था और वो यानली से काफ़ी प्यार करता था। एक यानली ही है जो वीन की केयर करती है, इसलिए वो यानली को सैड नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसके साथ शॉपिंग्स पे जाता है। हालांकि वीन अपने लिए कुछ खास चीज़ें नहीं खरीदता। उसने बस एक सिंपल सा वेडिंग सूट लिया था अपने लिए। यानली, जो कि काफ़ी सारा शॉपिंग करती है। उधर वांगजी, वांगजी तो शादी की शॉपिंग पे भी नहीं जाता। सिचैन ही वांगजी के लिए उसका सूट पसंद कर देते हैं।
अब देखते ही देखते फाइनली शादी का दिन आ जाता है, जहाँ स्टेज पे सबसे पहले यानली अपने हाथ में फ्लावर का बुके लेके स्टेज पे आती है, जहाँ सिचन ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। उन दोनों के फेस पे काफ़ी अच्छी स्माइल थी। वहीं अब हमारा दूसरे कपल वांगशियन की बारी थी, जहाँ वांगजी भी अपने कोल्ड फेस के साथ स्टेज पे खड़ा था। वीन भी यानली के बाद आईसेल में चल के आता है, जहाँ वांगजी सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसे अपना हाथ बढ़ा देता है। वीन चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वीन अंदर से काफ़ी दुखी था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उसके पैरों में बेरियां बांध दी हो। खैर, वांगजी और वीन एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। प्रीस्ट वाउस लेने के लिए कहते हैं, जहाँ सिचेन और यानली एक दूसरे के सामने वाउस लेते हैं और फाइनली अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। जहाँ जब वीन और वांगजी की बारी आती है तो वो सिर्फ अपने एल्डर्स को बो कर देते हैं और अपनी शादी को फाइनल करते हैं। वो एक दूसरे के सामने कोई भी वाउस नहीं लेते, ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ मजबूरी में आके ये शादी की थी। इसलिए वो चुपचाप बस फॉर्मेलिटी निभा के इस शादी के रिचुअल्स को कंप्लीट कर देते हैं। जहाँ फाइनली यानली और सिचुएन लैंड मेंशन में जाते हैं, वहीं वीन वांगजी के साथ एक बड़े से पेंट हाउस के सामने आता है। वो दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो वीन घर को देखता है, जो कि अंदर से काफी बड़ा था। वीन घर को देख रहा था। वांगजी बिना कुछ कहे अंदर आता है और वीन को ऊपर सीढ़ियों से चलने को कहता है। जहाँ ऊपर आने के बाद वांगजी एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये वांगजी का कमरा है और इसके सामने ये वीन का कमरा है। अगर वीन को कुछ चाहिए या कोई बात हो तो वो वांगजी से कह सकता है। बस इतना कह के वांगजी अपने कमरे में चला जाता है। वीन तो शॉक्ड खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या। वीन फाइनली अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ वीन का सामान ऑलरेडी उस कमरे में सेट था। वीन पहले तो जाता है और एक शावर लेके अपने कपड़े को चेंज करता है। देन वो बेड पे बैठ के सब कुछ सोचने लगता है। वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सब कुछ याद करने लगता है, बचपन से लेके अब तक। वीन मन में सोचता है, मुझे किसी ने भी नहीं चाहा। मुझे मेरे मम्मा डैडा ने छोड़ दिया। वो मुझे छोड़ के चले गए। देन मैडम यू, वो भी मुझे नहीं चाहती थी अपने घर में। वो मुझे अपने घर से निकालने के लिए उन्होंने मेरी शादी एक लड़के से करवा दी, जो कि मैं करना नहीं चाहता था। हालांकि मैं शादी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी लैन वांगजी से कि वो इस तरह। खैर, वीन को खुद भी नहीं पता कि वो इस वक्त क्या फील कर रहा था। वीन अपनी आंसुओं को साफ करता है और खुद से कहता है कि बस अब उसने मैडम यू को रीपे कर दिया है और वो अब बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाएगा, किसी के लिए भी नहीं। वीन अब खुद के लिए जिएगा। अब से उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, न मैडम यू का न किसी का भी। वीन अब अपनी मर्जी से जिएगा और वो सब कुछ करेगा जो वीन करना चाहता है। और रही बात लैन वांगजी की, तो वीन ने डिसाइड कर लिया था कि जब वो दोनों इस शादी में खुश नहीं है तो वो कुछ टाइम तक इस शादी में रहेगा। उसके बाद वो वांगजी से डिवोर्स ले लेगा। वीन मन में ये सोच चुका था। उसके बाद वो भी चुपचाप सो जाता है। इधर वांगजी, जो कि
कमरे में वापस आता है। कमरे में आके वांग जी पहले अपनी विंडो के पास जाता है और आसमान में चांद को देख रहा था। उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। पता नहीं वो मन में क्या सोच रहा था। वो कुछ देर चांद को देखता है, देन वो जाता है और चेंज करके वो भी सो जाता है। अगली सुबह वांग जी की आंखें पहली खुलती हैं। वो फ्रेश होके नीचे आता है और किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। दरअसल वांग जी इस घर में सारा काम खुद से ही करता है। उसे किसी का अपने पास रहना पसंद नहीं है। इसीलिए वीन की आंखें देर से खुलती हैं। वो उठता है और रेडी होके जब नीचे आता है तो वांग जी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था। वीन उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जिस पे वांग जी उसे बस ग्रीट करता है बो करके, और वीन भी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है, जहाँ वांग जी वीन के सामने ब्रेकफास्ट करता है। और वीन जब उस खाने को देखता है तो उसकी भूख ही मर जाती है, क्योंकि खाना पूरा बॉइल्ड था और घास फूस था, जो कि वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वीन अजीबोगरीब मुंह बनाने लगता है, जिसे वांग जी नोटिस कर लेता है, पर वीन कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप वो खाना खा लेता है। उसके बाद वीन उन डिशेस को लेके किचन में जाता है और उसे वॉश करने लगता है। वांग जी इस पे कुछ भी नहीं कहता। तभी वीन बाहर आके वांग जी से कहता है, मैंने कुछ फैसला किया है। इस पे वांग जी वीन की ओर देखता है, जिस पे वीन कहता है, क्योंकि हम दोनों ही इस शादी में खुश नहीं हैं, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि कुछ महीने बाद हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे। इस पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वो वीन के फेस पे देखता है और बस एक नोट करता है। वीन अपने मन में सोचता है, ये इंसान कितना खड़ूस है, कुछ बोलता ही नहीं है। जब देखो तो कोल्ड प्रिंस बन के घूमता रहता है। वांग जी ऊपर अपने स्टूडियो में चला जाता है। दरअसल वांग जी क्योंकि एक पियानिस्ट था, तो उसने अपने घर में ही एक कमरा जिसे अपना स्टूडियो बना रखा था, जहाँ वो नए नए म्यूजिक के नोट्स लिखता और उन्हें प्रैक्टिस करता। और फाइनली जिस दिन उसका स्टेज परफॉर्मेंस रहता, उस दिन वो उसे परफॉर्म करता था। तो वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। इधर विंग भी अपने कमरे में आता है और कहता है, तो फाइनली मैंने उससे बातें कर ली हैं, तो अभी मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। मुझे कुछ और जॉब्स करनी होंगी ताकि मैं कुछ पैसे जमा कर सकूं, जिससे मैं जब इससे अलग हूँ तो अपने खर्चे सारे उठा सकूं और अपनी कॉलेज की फीस भी। ये सोच के वीन भी रेडी होता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है, जहाँ वीन अपने कॉलेज में आके अपने फ्रेंड से मिलता है। उसके फ्रेंड्स नी हुएसांग, सुयांग, वेननिंग और वेंचिंग थी, जहाँ वो सब विंग से उसकी शादी के बारे में पूछते हैं कि उसकी वेडिंग कैसी रही, जिस पे विंग कहता है, कुछ भी नहीं, ये शादी उसकी भी मर्जी के खिलाफ हुई है और हम दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। विंग के फ्रेंड्स को विंग के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस पे विंग भी हाँ कह देता है। विंग अब ऐसे ही अपनी स्टडी करने लगता है और टाइम धीरे धीरे बीतने लगता है। धीरे धीरे विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हो गए थे। वांग जी को समझ आ गया था कि विंग को स्पाइसी फूड पसंद है। विंग एक फ्री बर्ड की तरह है। वहीं विंग को समझ आ गया था कि वांग जी कोई बुरा इंसान नहीं है। हाँ, वो बेशक कूल रहता है, पर वांग जी एक बहुत ही अच्छा लिसनर है। जहाँ विंग अक्सर वांग जी के सामने बकबक करती रहता और वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहता था। उनकी शादी को 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, जहाँ विंग ने वांग जी के घर की पूरी तरह से काया पलट करके रख दी थी। विंग
वांग जी का वो जो बोरिंग सा डल सा घर था उसे पूरे रंग बिरंग से भर देता है। उसने उस घर का इंटीरियर काफी हद तक चेंज कर दिया था और वांग जी भी उसे कुछ नहीं कहता। वीन यहाँ पे खुश था क्योंकि उसे अब यहाँ पे मैडम यू परेशान नहीं करती थी, ना ही उसे उनके ताने सुनने पड़ते थे। उसे एटलीस्ट बेटर लाइफ मिली थी, इसलिए वीन और खुल के रहता था। एक दिन वांग जी का परफॉर्मेंस था और वो उस दिन बाहर गया हुआ था। तभी वीन किचन में खाना बनाने का डिसाइड करता है। नॉर्मली तो वांग जी घर पे रहता है और वीन कॉलेज से काम करके थका हुआ आता है, इसलिए वांग जी ही खाना बना दिया करता है। लेकिन आज वीन घर पे था और वांग जी बाहर गया हुआ था, तो वीन खाना बनाने का डिसाइड करता है। उसने पूरे घर में लाउड म्यूजिक बजा रखा था और वीन ने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन रखे थे जहाँ वो डांस करते हुए किचन में कुकिंग कर रहा था कि तभी वांग जी घर पे आता है। वीन म्यूजिक में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वांग जी घर आ चुका है। वांग जी जैसे ही आता है तो उसका वो शांत सा घर, जो कभी पूरी तरह से शांत और बोरिंग लगता था, वो बिल्कुल लाउड और chaotic था। वो किचन में वीन को देखता है। वांग जी को पीछे से वीन दिख रहा था, जहाँ वीन की वाइट थीन लेग्स और वीन कैसे अपने बट को हिला हिला के डांस कर रहा था। वांग जी कुछ देर तक इंटेंसली वीन को घूरते रहता है। देन उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं और तभी वीन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वांग जी आ गया। वीन स्माइल करके वांग जी को वेलकम करता है। वांग जी इस पे ग्रीट करता है और जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी जब फ्रेश होके डिनर पे आता है तब वीन उसके सामने खाना रखता है, जहाँ वांग जी चुपचाप खाना खा रहा था। ये देख के वीन कहता है तभी वीन कहता है, क्यों, स्वाद में कोई कमी है क्या? इस पे वांग जी कहता है नहीं। तब वीन कहता है, तो फिर तुम्हें तारीफ करनी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई खाना बनाए तो उसकी तारीफ करनी होती है? इस पे वांग जी वीन की ओर देखता है और कहता है, खाना अच्छा है। इस पर वीन अपने मन में सोचता है, बोरिंग, ये इंसान बहुत बोरिंग है। ये कह के वो स्माइल करके खाना खाने लगता है। ऐसे ही वीन के आने से वांग जी की लाइफ अब काफी रंगीन हो गई थी, जहाँ वीन अक्सर वांग जी को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहता और वो लोग बैठ के कोई कॉमेडी मूवी देखते, जहाँ वीन काफी जोर जोर से हंसता था। उसके हंसने की आवाज पूरे घर में गूंजती थी और वांग जी उसे देखते रहता था। वांग जी को नहीं पता कि वो वीन के लिए क्या फील कर रहा है, पर उसे कहीं ना कहीं अब वीन के लिए अट्रैक्शन फील होने लगा था। एक रोज वांग जी डिनर बना के वीन का वेट कर रहा था, लेकिन काफी देर हो गई, वीन का कोई अता पता नहीं था। वांग जी अब परेशान हो गया था कि तभी वांग जी के फोन पे वीन के फोन से कॉल आती है, जहाँ उधर से कोई बताता है कि वीन का एक एक्सीडेंट हुआ है और वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनते ही वांग जी जल्दी से भाग के हॉस्पिटल की ओर निकलता है। वांग जी भागते हुए हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो वीन के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वीन जब वापस आ रहा था तो एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई थी। दरअसल उस गाड़ी के ब्रेक फेल थे। उस गाड़ी का जो ऑनर था वो भी घायल हो गया था। वांग जी वीन से मिलने जाता है, जहाँ अभी वीन आईसीयू में था और उसका इलाज हो रहा था। वांग जी वहीं बाहर वेट करता है, जहाँ कुछ घंटों बाद वीन का ऑपरेशन फाइनल होता है और उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें सर पे चोट लग गया है और तो और उनके हाथ भी फ्रैक्चर हो गए हैं, जिस कारण उनके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है और अभी वो कम से कम 15 दिन तक या फिर 1 महीने तक अपने हाथ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देंगे कि ऑलमोस्ट दोनों हाथों में चोट आई है, तो उन्हें हाथ से कोई भी काम ना करने दे। और
उनके शरीर से काफ़ी ब्लड लॉस भी हुआ है, जिस कारण उन्हें वीकनेस भी रहेगी। ये सुन के वांग जी कहता है, डॉक्टर वो भी कैसा है? जिस पे डॉक्टर कहते हैं, "हम्म, उन उन्हें अभी होश नहीं आया है, पर हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं।" उसके बाद वीन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ वांग जी उसी वार्ड में बैठा हुआ था और वो वीन के मासूम से चेहरे को देख रहा था। उसे नहीं पता कि वो क्या फील कर रहा है, पर उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, क्यों क्यों उसे वीन को देखकर इतनी बेचैनी होती है। खैर, वीन की जब आँख खुलती है तो उसके सामने वांग जी था, जिसे देख के वीन एक स्माइल करता है और कहता है, लंजा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस पे वांग जी बताता है कि वीन का कैसे एक्सीडेंट हो गया है। वीन अपने हैंड्स की ओर देखता है, जहाँ उसके दोनों हाथ में प्लास्टर चढ़े थे। ये देख के वीन लान जान से कहता है, लंजा, देखो मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर है, तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। अब तुम्हें हस्बैंड होने की ड्यूटी निभानी होगी और तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये कह के वो वांगजी को टीज करता है। इस पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता, पर उसके ईयर्स रेड हो गए थे। वीन को वांगजी को टीज करना काफी अच्छा लगता है। इन महीनों में वीन ने वांगजी को टीज करना भी सीख लिया था। खैर, उस दिन वो लोग हॉस्पिटल में ही रुकते हैं, जहाँ यान्नी को भी जब ये बात पता चलती है तो वो और सिचन उनसे मिलने आए थे। यान्नी वीन के लिए सूप लेके आई थी, जहाँ वो वीन को सूप पिलाती है और उसके साथ बैठ के बातें करती हैं। जहाँ यान्नी कहती है कि वो वीन से मिलने कल भी आएगी। इस पे वीन कहता है, सीजे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे यान्नी कहती है, वीन, तुम मेरे भाई हो और हम फैमिली हैं, ठीक है? वीन को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, इसके अलावा वीन से मिलने कोई भी नहीं आता और वीन को उम्मीद भी नहीं थी। वीन अगले दिन सुबह वांग जी के साथ वापस अपने घर पे आ जाता है, जहाँ वांग जी वीन का काफ़ी ध्यान रख रहा था, क्योंकि वीन अपने दोनों हैंड्स मूव नहीं कर सकता था। वीन के फ्रेंड्स भी वीन से मिलने आते हैं, जहाँ वीन के फ्रेंड्स जब वांग जी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी बहुत ही हैंडसम था। वीन के फ्रेंड्स वीन से कहते हैं, यार, तेरा पति कितना हैंडसम है, सच में तू कितना लकी है, तुझे इसे डिवोर्स देने की जगह इसे पटा लेना चाहिए। इस पे वीन कहता है, बकवास मत करो, कुछ भी, वो मुझे पसंद नहीं करता। इस पे निवेसान कहता है, तो क्या हुआ, उसे देख, वो कितना हैंडसम है और देख कितना केयरिंग भी। देख तो, जब से हम आए हैं तब से हमारे लिए नाश्ता सब कुछ वही बना रहा है। इस पे वीन कहता है, ये तो है। तभी निवेसन कहता है, वीन, सच में तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें उसे सिड्यूस करना चाहिए और उसे अपना बना लेना चाहिए। इस पे वीन कहता है, कुछ भी, निवेसन बकवास मत करो, ठीक है? देन उसके फ्रेंड्स उससे बातें करते हैं और फिर वो लोग भी चले जाते हैं। तभी वांग जी वीन से कहता है कि वीन को अब कमरे में चल के आराम करना चाहिए, जिस पे वीन हाँ कहता है। वांग जी उसे सहारा दे के ऊपर लेके आता है सीढ़ियों से, जहाँ वीन जब अपने कमरे में जाने ही वाला था कि तभी वांग जी कहता है कि वीन मेरे कमरे में अभी रहे। इस बात पे वीन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, जिस पे वांग जी कहता है, दरअसल वीन को किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम मेरे ही कमरे में रहो, जहाँ मैं काम भी कर लूँगा और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सामने ही रहूँगा। इस पे वीन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है लंजा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगा। पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो वीन की ओर देखता है, जिस पे वीन कहता है, फाइन लंजा, ठीक है, चलो। उसके बाद वीन वांग जी के कमरे में आ जाता है। वांग जी खाना बनाता है
और वींग के पास लेके आता है, जहाँ वींग अपने हैंड्स को यूज नहीं कर सकता था। इसलिए वांग जी खाने को वहीं बेड पे रखता है, एक टेबल के ऊपर, और वींग को खिलाने लगता है। जैसे ही वांग जी वींग को सूप देता है तो वो गरम थी, इसलिए वांग जी उसे फूकने लगता है और फूक के देन बहुत ही प्यार से वींग को खिलाता है। वींग ये सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आने को थे, पर वींग खुद को कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली, क्योंकि कभी भी किसी ने वींग की इतनी केयर नहीं की थी। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद मैडम यू, अंकल फेंगमियान, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, उल्टा सब उनसे ही काम करवाते थे, और वींग के बीमार पड़ने पे कोई पूछता भी नहीं था। वींग ये सब देख रहा था। वांग जी वींग को खिलाने के बाद उसे दवाइयाँ खिलाता है और उसे आराम करने को कहता है, जहाँ वींग बेड पे आराम से सो जाता है। वहीं वांग जी सारे काम करके जब कमरे में आता है तो वो सोफे पे जाके लेट जाता है। वींग को ये अच्छा तो नहीं लगता, पर वो क्या कर सकता था। ऑब्वियसली वींग को चोट लगी थी और उसके दोनों हाथ में प्लास्टर थे। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ वींग अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वांग जी से कहता है कि वींग को बात लेना है। इस पे वांग जी थोड़ा सा तो हिचकिचा जाता है, देन कहता है ठीक है, वो वींग को बात दिलाएगा। हालांकि वींग भी थोड़ा अजीब लग रहा था। खैर, उसे नहाना तो था, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से वींग ने बात नहीं लिया था। अब वींग प्रॉपर बात लेना चाहता था। वांग जी वींग को लेके बाथरूम में आता है। वो बाथरूम में ही एक स्टूल पे वींग को बैठा देता है। देन वांग जी धीरे धीरे करके वींग के शर्ट को निकाल रहा था। वींग को ये काफ़ी अजीब लग रहा था। वांग जी का फेस उसके काफ़ी करीब था। इधर वांग जी, उसके भी ईयर्स पूरी तरह से रेड हो गए थे, पर वो जैसे तैसे करके वींग के शर्ट को निकाल देता है। वांग जी वींग की बॉडी की ओर नहीं देख रहा था। अब बारी वींग के पैंट्स खोलने की थी। वींग को ये काफ़ी अजीब लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तभी वींग मन में सोचता है, मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ? आफ्टर ऑल हम दोनों मर्द हैं, वो भी मर्द है और मैं भी। तभी वांग जी हिम्मत करके वींग के पैंट्स के पास अपना हाथ ले जाता है और उसे ओपन करता है। वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है। उसका पूरा फेस, ईयर सब रेड हो गए थे। वींग ने भी अपनी नजरें नीचे रखी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांग जी को देखे। खैर, वांग जी ने उसके पैंट्स उतार दिए थे और वींग अपने बॉक्सर्स में था। जहाँ उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वींग की बॉडी पे सोप अप्लाई करता है, उसके हैंड्स को बचाते हुए, और उसके अपर बॉडी को क्लीन कर रहा था। जहाँ जैसे जैसे वांग जी के हैंड्स वींग की अपर बॉडी पे मूव कर रहे थे, वींग को कुछ सेंसेशन फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी इस तरह से क्यों फील कर रही है, पर वींग कुछ कर भी नहीं सकता था। वींग को उसके पेट में मानो बटरफ्लाईज उड़ रही हों, ऐसा फील हो रहा था। जैसे तैसे वींग की अपर बॉडी को वांग जी ने वॉश किया। अब बारी लोअर बॉडी की थी। वींग नर्वस होते हुए कहता है, वो रंजा, वो मैं ट्राई करता हूँ खुद से करने की। इस पे वांग जी कहता है, नहीं वींग ये नहीं कर सकता है। इस पे वींग कहता है, तो तुम कैसे करोगे? इस पे वांग जी कहता है, फिक्र मत करो, मैं बिना देखे करने की कोशिश करता हूँ। इस पे वींग कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर पाओगे? इस पे वांग जी कहता है, मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद वांग जी सबसे पहले वींग के नीचे पैरों को लेता है और वहाँ से उसे वॉश करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो वींग
कि थाईस के पास आता है, उसे वॉश करता है। वीन के लिए अब ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर था। उसे वांग जी की फिंगर्स अपने बॉडी पे सब कुछ फील हो रहे थे और वीन को पता भी नहीं चलता वो कब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। पर वांग जी जिसका पूरा फेस बॉडी सब रेड हुआ था, वो भी बिना वीन की ओर देखे अपने हैंड्स को उसके लेग्स पे घुमा रहा था और उसे वॉश करते जा रहा था। करते करते वांग जी का हाथ अचानक से वीन के सेंटर पे पहुंच जाता है और वांग जी को कुछ फील होता है। ये फील होते ही वांग जी जल्दी से अपने हैंड्स को वहां से हटा लेता है। ये देखते ही वीन भी अपने होश में आता है और उसे इतनी गंदी वाली एम्बेरसमेंट होती है। वीन पूरी तरह से एम्बेरस था। वो लांजान ये कह के वीन कुछ कह ही नहीं पाता। लांजान को भी समझ आ गया था कि अभी उसने क्या टच किया है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी लांजान हिम्मत करके वीन से कहता है कोई बात नहीं, और वो बिना देखे वीन को खड़ा कराता है एंड वीन के शॉर्ट्स को भी नीचे करता है और देन उसे पूरी तरह से उसे नहला देता है। वीन जल्दी जल्दी अपना माइंड वहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका सेंटर धीरे धीरे विकअप होने लगा था और वो नहीं चाहता था कि वो वांग जी को फेस करे, इसलिए वो अपना माइंड जल्दी से डाइवर्ट करने लगता है। इधर वीन को नहवाने के बाद वांग जी फिर से बिना देखे उसे कपड़े पहनाता है। देन उसे लेके कमरे में आता है। वांग जी एक टॉवेल लेके वीन को बेड पे बैठा देता है और उसके हेयर्स को वाइप करने लगता है। वीन वांग जी को देख रहा था। वांग जी कैसे वीन के हेयर्स को कॉम्ब कर रहा था, उसे ड्राई कर रहा था। उसे रेडी करने के बाद वांग जी वीन को लेके ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है। देन उसके लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट निकालता है। वांग जी पहले वीन को खिलाता है, देन वो खुद ब्रेकफास्ट करता है। वीन देख सकता था कि जब से वो बीमार पड़ा है तब से वांग जी के ऊपर कितना काम का प्रेशर आ गया है। उसे वीन की बहुत केयर करनी पड़ती है। वीन ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी उसके कपड़े भी धुलता है। हालांकि वीन को काफ़ी अजीब लग रहा था कि वांग जी इस तरह उसके सारे पर्सनल काम कर रहा है, पर वीन कर भी क्या सकता था। ये सब कुछ करते करते वीन और वांग जी को एक मंथ हो जाते हैं, जहाँ एक मंथ बाद वीन का फाइनली प्लास्टर हटता है। जहाँ इस एक मंथ में वांग जी ने वीन की काफ़ी केयर की थी। काफ़ी वो दिन रात वीन की बहुत अच्छे से केयर करता। वीन को पता नहीं कब पर वांग जी से अट्रैक्शन होने लगा था। उसे वांग जी अब अच्छा लगने लगा था। वो या यूँ कहें कि वो वांग जी के लिए फील करने लगा था, क्योंकि सच में वीन के लिए किसी ने भी कभी इतनी केयर नहीं दिखाई थी। वो वांग जी को समझने लगा था, उसके नेचर को, कि वांग जी भले ही वो कुछ कहता नहीं है पर वांग जी बहुत ही काइंड है। लेकिन ये बात वीन को काफ़ी तकलीफ देती थी कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता। खैर अब वीन धीरे धीरे अपने हैंड्स को यूज करने की कोशिश करता। हालांकि ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसा नहीं कर सकता था, पर वो काफ़ी हद तक अपने हैंड्स को मूव करने की कोशिश करता और ठीक करने की। हालांकि वांग जी अभी भी उससे कोई भी प्रेशर नहीं दे रहा था। अभी उनकी शादी को पूरे 5 महीने हो चुके थे, जहाँ वीन अब वांग जी से प्यार करने लगा था। वांग जी का तो पता नहीं वीन के दोस्तों ने वीन को कितना कहा कि वो वांग जी से अपने दिल की बात जाके कह दे, पर वीन को हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वीन एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था, जहाँ वो एक मंगा को रीड कर रहा था कि तभी वीन को काफ़ी हॉट फील होने लगता है और कब उसके हैंड्स सीधे उसके मेन पॉइंट पे चले जाते हैं। वीन खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था और वो
वांगजी का नाम ले रहा था। इस तरह फाइनली वीन खुद को सेटिस्फाई करता है, जहां वीन अपनी हालत देखने के बाद मेस उस मेस को देखने के बाद पूरी तरह से ब्लश करता है। देन वो जाता है शॉवर लेने। इधर वांगजी, जो कि डिनर बन गया था और वीन अभी तक नहीं आया था, तो वो वीन को बुलाने के लिए उसके कमरे में आता है। तभी वीन अचानक से बाथरूम का गेट ओपन होता है और वीन अपने वेस्ट में टॉवेल लपेटे गीले बालों में बाहर आता है, जहां अपने सामने वांगजी को देख के वीन जल्दी से अपना हाथ अपने चेस्ट पे रख लेता है और नर्वस हो जाता है। लांजान, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीन की ऐसी हरकत देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वीन बहुत ही अडोरेबल लग रहा था। तभी वीन अपने मन में सोचता है, पर एक मिनट, मैंने अपने हाथ अपने चेस्ट पे क्यों रखे हैं? मैं लड़की नहीं हूँ। ओह, मैं क्या क्या इमेजिन कर रहा हूँ खुद को। और वीन अपने हाथ हटा देता है और कहता है, वो लांजान, मैं आ रहा हूँ। वांगजी भी कहता है, डिनर रेडी है, तुम आ जाओ। और वांगजी ये कह के पीछे मुड़ जाता है। उसे वीन की यह हरकत काफ़ी क्यूट लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी ने वीन को पहले भी देखा है उसे बात दिलाते टाइम। खैर, वीन नीचे आता है। उस रात डिनर करने के बाद अगले दिन वीन जब कॉलेज जाता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था, जहाँ वीन कहता है, यार, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करने लगा हूँ और मैं उसे इमेजिन करके मैं उसके लिए काफ़ी डार्क थॉट्स रखता हूँ, जिस पे उसका बेस्ट फ्रेंड नी वैसांग कहता है, वीन, तेरा पति वैसे भी बहुत हैंडसम है, तू देर मत कर, मैं तो कह रहा हूँ तू जितनी जल्दी हो सके उसे प्रपोज कर दे। तुम अपने दिल की फीलिंग्स उसे शेयर करो। वैसे भी उस गोल्ड प्रिंस की ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, तो क्या पता कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। इस पे वीन कहता है, पर तभी उसके सारे दोस्त वीन को बहुत ही हिम्मत देते हैं और कहते हैं, वीन, तू हिम्मत करके वांगजी को बोल दे। इस पर वीन भी कहता है, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। वीन जब घर आता है तो वह कुछ सोचता है। देन रात के डिनर के बाद वीन वांगजी से कहता है कि वो लोग क्यों ना मूवी देखें। इस पे वांगजी भी अग्री कर देता है। इस बार वीन ने जानबूझ के एक रोमांटिक मूवी लगाई थी और वो दोनों काउच पे बैठ के मूवी देख रहे थे कि तभी मूवी में अचानक से जो लड़का रहता है वो अपने पार्टनर को किस करने लगता है। ये देख के वांगजी के फेस रेड हो गया था, पर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, क्योंकि वीन ने एक एडल्ट बीएल मूवी लगा दी थी, जहां वीन बस वांगजी के फेस पे देखे जा रहा था। जहां जैसे ही इंटीमेट सीन स्टार्ट होता है, वांगजी ने तुरंत ही मूवी को बंद कर दिया था। ये देख के वीन वांगजी की ओर देखता है और वांगजी वीन को देखता है। देन वो कहता है, वो मैं सोने जा रहा हूँ। जिस पे वीन वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लांजान, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इस पर वांगजी वीन की ओर देखता है, जिस पे वीन कुछ देर तो वांगजी को देखता है। देन हिम्मत करके कह ही देता है, लांजान, दरअसल मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 5 साल का था जब मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो उस वक्त जियांग कॉर्पोरेशन में काम करते थे। वो कंपनी की ही कुछ काम से जा रहे थे, जहाँ वो एक्सीडेंट प्लान की गई थी जियांग फैंगमियांग के लिए। बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स उनकी जगह जा रहे थे उस काम को करने, इसलिए ये हादसा हुआ और इसीलिए अंकल फैंगमियांग ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, मेरा खर्चा उठाया। हालांकि उस घर में जब मैं गया तो मेरे साथ कुछ खास अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। मैडम यू
मुझे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, जहाँ वो मुझे टॉर्चर करने लगी। धीरे धीरे मैं सर्वेंट्स के साथ बड़ा हुआ, जहाँ मेरे बड़े होने पे जब मैं 15 साल का था, तब मैडम यू मुझसे काम भी करवाने लगी। मैं उनका सारा काम करता, उनके लिए खाना बनाता और सब कुछ। बदले में वो बस मेरे स्कूल और कॉलेज की फीस भरते थे। धीरे धीरे मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, अपने कपड़े, अपनी बेसिक नीड्स के लिए, क्योंकि मुझे उतने भी पैसे नहीं मिलते थे। अंकल फेंग मियांग ने बस एक फॉर्मेलिटी समझ के मुझे अडॉप्ट कर लिया, पर कभी भी मुझे मुझसे बात नहीं की, मेरा हालचाल नहीं पूछा। उन्हें मुझसे कुछ खास मतलब नहीं था। धीरे धीरे मैंने अकेले रहना सीख लिया। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैडम यू ने मुझे फोर्स किया, ये कह के कि मुझे उन्हें रीपे करना है। मैंने मजबूरी में ये शादी कर ली। पर शादी के बाद लांजान, तो मेरी ज़िंदगी में वो पहले शख्स थे जिसने मेरी केयर की, जिसने मेरी बातें सुनी। शुरू शुरू में मुझे तुम्हारे साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता था, और धीरे धीरे मुझे नहीं पता चला कि कब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई। लांजान, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आई लव यू। वांग जी बिल्कुल सुन पड़ चुका था वीन का कन्फेशन सुन के। वीन वांग जी के फेस की ओर देखता है, जहाँ वांग जी का ऐसा ठंडा रिएक्शन देख के वीन समझ जाता है कि वांग जी का जवाब क्या है। वीन की आंखों में आंसू आ गए थे। आफ्टर ऑल वीन ने सोचा भी कैसे कि कोई वीन से प्यार करेगा। तभी वीन कहता है, लांजान, मैं समझ गया, ठीक है, तो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है, वीन मेरी बात सुनो। वांग जी वीन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं भी 4 साल का था जब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मैं अकेला पड़ गया था। मेरे पास कोई नहीं था। मैं बचपन से ही थोड़ा शांत था। मैं ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था। फिर गग्गा गगा भी मुझसे 3 साल बड़े थे, इसलिए वो भी उतना मेरे से बात नहीं करते, मेरे साथ नहीं खेलते थे। मैं अंकल के अंदर में पलने लगा। अंकल बहुत ही डिसिप्लिन वाले आदमी हैं। वो हर वक्त बहुत स्ट्रिक्ट रहा करते थे। धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा कोल्ड होते चला गया। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा शांत रहने लगा था। मैं 8 साल का था जब मैं एक बार एक पार्क में अकेला बैठा था, बिल्कुल शांत। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और बहुत ही ज़्यादा गोल मटोल। वो आके मेरे पैरों के पास मुझे खींचने लगा और कहने लगा कि उसे मैं ऊपर चढ़ाऊं बेंच पे, क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा था। मैंने उसे ऊपर चढ़ा दिया। उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि मैं इतना शांत क्यों हूँ। इस पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी उस बच्चे ने मुझसे कहा उसे खेलने के लिए उसके साथ, पर मैंने फिर भी कुछ भी नहीं कहा। देन उस बच्चे ने एक कैंडी निकाली और उसे मुझे दिया। उस बच्चे के फेस पे बहुत ही ब्राइट स्माइल थी। मैं उससे बातें नहीं कर रहा था, पर वो बात करता ही जा रहा था। वो खुद ही बोल रहा था। ऐसे ही वो बच्चा अगले दिन भी फिर उस पार्क में आता है और मुझे देखते ही वो मेरे पास आ जाता है और मुझसे बातें करने लगता है। ऐसे करते करते वो मेरा दोस्त बन गया। हम लोग पार्क में साथ में खेलते थे। मेरी लाइफ में फिर से मानो थोड़ी सी हैप्पीनेस आ गई थी उस बच्चे की वजह से, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त मिल गया। बट 1 महीने बाद वो बच्चा पार्क में नहीं आता है। एक दिन
मैं उस दिन उसका वेट कर रहा था पर वो नहीं आया। मैं अगले दिन भी आया पर वो बच्चा फिर नहीं आया। ऐसे ही करते करते मैं रोज पार्क में आता पर वो बच्चा नहीं आया। उस दिन से वो कभी भी मुझे दिखा ही नहीं। मैं फिर से धीरे धीरे करके अकेला पड़ गया और मैं फिर से कोल्ड होते चला गया। धीरे धीरे मैंने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दी क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझ सकता था और ना ही मैं किसी को समझाना चाहता था। मुझे यही लगता था कि मैं अपनी लाइफ में जिस चीज़ को भी पसंद करता हूँ वो चीज़ मुझे छोड़ के चली जाती है। पहले मेरे पेरेंट्स, देन वो लड़का। इसीलिए मैं हमेशा खामोश रहता था। धीरे धीरे वक्त के साथ मैं बड़ा होने लगा पर उस लड़के को मैं कभी भूल नहीं पाया और बहुत जल्द बहुत बाद जाके मुझे एहसास हुआ कि दरअसल वो बच्चा मेरा पहला प्यार बन चुका है। मैं जानता हूँ ये अजीब है एक बच्चे से देख के उससे प्यार कर लेना, पर मेरा यकीन मानो मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। और जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मेरी फीलिंग्स डेवलप होती गई। मैं सोचता हूँ कि पता नहीं अभी वो है भी या नहीं, या फिर वो कहाँ है, वो कैसा दिखता होगा, पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने कोशिश की उसे ढूंढने की पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। वीन वांगजी की सारी बातें सुनता है। वीन की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो समझ गया था कि वांगजी उसे नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त को प्यार करता है। वीन तभी वांगजी से कहता है, लंजा, मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। खैर, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें ये सब बताया। इस पे वांगजी कहता है, वीन, आई एम सॉरी। इस पे वीन कहता है, लंजा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कह के वीन अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह वांगजी की जब नींद खुलती है तो एज यूजुअल उसने ब्रेकफास्ट बना के वो वीन का वेट कर रहा था पर वीन वहाँ नहीं आया। तब वांगजी वीन के कमरे के पास जाता है। जहाँ जब वो कमरे में जाता है तो वांगजी शॉक्ड था क्योंकि वीन वहाँ नहीं था। और वांगजी वीन को इधर उधर ढूंढता है तो वो देखता है कि वीन का ना ही कोई सामान है कमरे में। वीन वहां से जा चुका था। वांगजी तुरंत ही वीन का कबर्ड चेक करता है जहां वीन का कोई सामान नहीं था। वहीं वांगजी को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, लंजा, मुझे माफ करना पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब तुम किसी और से प्यार करते हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। लंजा, थैंक यू सो मच उन सब चीज़ों के लिए जो तुमने मेरे लिए किया, लेकिन मुझे अब जाना होगा। मैं कहीं और रह लूँगा। और हाँ, ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को, तो मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूँगा। वांगजी जब ये नोट्स पढ़ता है तो वो तुरंत वीन को कॉल ट्राई करता है बट वीन का फ़ोन नहीं लग रहा था। वीन ने वांगजी का नंबर ब्लॉक कर दिया था। वांगजी बहुत ट्राई करता है पर कोई फ़ायदा नहीं। वीन इधर अपने दोस्त न्यू हेसांग के घर पे आ चुका था जहाँ वो न्यू हेसांग को सब कुछ बताता है और रोने लगता है और कहता है, हेसांग, मैंने सोच भी कैसे लिया कि कोई मुझसे प्यार करेगा। तभी हेसांग कहता है, वीन, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, तू टेंशन मत ले। इस पे वीन कुछ भी नहीं कहता। वांगजी वीन को ढूंढने उसके कॉलेज भी जाता है जहाँ पता चलता है कि वीन कॉलेज भी नहीं आया है। वांगजी रात को थका हारा घर में वापस आता है जहाँ आज उसका घर फिर से पहले की तरह ही था, बिल्कुल अंधेरा। जहाँ वीन की आज लाफ्टर नहीं गूंज रही थी,
सब कुछ शांत और खामोश था। वांग जी को यह खामोशी अब अच्छी नहीं लग रही थी। उसे वीन के साथ रहने की आदत हो गई थी। उसे वीन के टीज करने की, उसके हंसने की, सब कुछ की आदत थी। वांग जी के दिल में कहीं न कहीं वीन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो था, जो कि वांग जी को खुद भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है, तो फिर कैसे कैसे उसे वीन के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर सा फील होता है। वांग जी खुद ही अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा था। वांग जी अब एज यूजुअल फिर से अपने पहले की तरह ही लाइफ उसकी हो चुकी थी। वांग जी के लिए अब सब कुछ मुश्किल हो गया था। उसे सही से नींद भी नहीं आती। उसकी आई के नीचे अब डार्कनेस हो गए थे। वो वीन को मिस करने लगा था। इधर वीन जिसका भी सेम हाल था। वीन एक वीक हो चुका था। इस एक वीक से वीन ने भी यूनिवर्सिटी में एक भी दिन नहीं गया था। और वीन ने वांग जी को डिवोर्स के पेपर्स भी भिजवा दिए थे, जिस पे वांग जी ने सिग्नेचर नहीं किए थे। पता नहीं क्यों, पर वो कर ही नहीं पाया। एक दिन वांग जी जब अपना परफॉर्मेंस दे के घर आता है, तो वो अपने कमरे में न जाके सीधे वीन के कमरे में जाता है। वो कुछ देर तक वीन के कमरे में बैठा रहा। उसे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। वो बस चुपचाप उन कमरे की दीवारों को देख रहा था। वांग जी वीन की कबर्ड को खोलता है, जहाँ वीन का कोई सामान नहीं था। वांग जी जैसे ही पीछे मुड़ने वाला था कि तभी उसे एक पिक्चर दिखाई देती है। उस पिक्चर में वीन अपने मॉम डैड के साथ था। वांग जी जैसे ही उस पिक्चर को देखता है, वांग जी वीन के मॉम डैड को पहचानता था, क्योंकि वीन ने उनकी फोटोज दिखाई थी। पर उस फोटो में वीन नहीं था। वांग जी जैसे ही वीन के बचपन के उस फोटो को देखता है, वांग जी बस सन मसन रह जाता है। वो कुछ देर तक उस फोटोज को देखता रहा। वहाँ कुछ और भी फोटोज थीं। वांग जी वीन के बचपन की फोटोज देखता है और वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे अब जाके समझ आया कि क्यों क्यों वीन को देख के वांग जी की धड़कनें तेज हो जाती थी, क्यों उसे वीन के लिए फील होता था, क्यों वांग जी अब बस वीन को वापस लाना चाहता था। वांग जी अगले दिन वीन के कॉलेज में जाता है, जहाँ उसे उसका दोस्त न्यू हसांग देखता है। वांग जी न्यू हसांग को देखता है, जहाँ वो छुट्टी टाइम कॉलेज गेट से बाहर आ रहा था। तभी वांग जी उसके सामने जाता है और उससे कहता है कि क्या वो उससे कुछ देर के लिए बातें कर सकता है। इस पे हसांग हाँ कहता है और वो वांग जी के साथ उसके कार में आके बैठ जाता है, जहाँ वांग जी उससे वीन के बारे में पूछता है। जिस पे विन्नी हुएसांग कहता है कि वीन उसके साथ रह रहा है और वो ठीक है, वांग जी को उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे वांग जी कहता है कि वो वीन से मिलना चाहता है। इस पे हुएसांग कहता है, पर तभी वांग जी कहता है प्लीज़ उसे वीन से मिलना है। इस पे हुएसांग कहता है ठीक है, और वो वांग जी को लेके अपने अपार्टमेंट आता है, जहाँ न्यू हुएसांग वांग जी को अपार्टमेंट में लाता है और वो वीन के कमरे की ओर जाके कहता है वीन कोई तुमसे मिलना चाहता है। इस पे वीन कहता है मुझे किसी से नहीं मिलना। लेकिन तभी वांग जी वीन के कमरे में आता है, जहाँ वीन को लगता है कि वेसांग है। इस पे वीन कहता है वेसांग मैंने कहा ना। और वीन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी वीन को देखता है, जिसकी आंख के नीचे काफ़ी डार्कनेस हो गई थी। वीन काफ़ी थिन हो गया था पहले से। वीन वांग जी को देख के सॉफ्ट हो जाता है और कहता है लंजा तुम यहाँ।
इस पे वांगजी कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस पे वीन कहता है, पर मुझे नहीं जाना, और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है। इस पे वांगजी कहता है, नहीं, मैंने पेपर्स पे साइन नहीं किया, इसलिए हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, और तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो। इस पे वीन कहता है, पर लंजा। इस पे वांगजी कहता है, मेरे तुम पे राइट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इस पे वीन कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं आज़ाद हूँ डिसीजन लेने के लिए, और मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, तुम जा सकते हो। इस पे वांगजी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये कह के वांगजी सीधे वीन को पकड़ता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है, जहाँ वीन चिल्लाने लगता है, लांजान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ो। ये कह के वो लांजान के पीठ पे मारने लगता है, पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता और सीधे वीन को लेके अपनी कार में आ जाता है, जहाँ नी सांग तो ये सब देख के बिल्कुल शॉक था, और वो कुछ भी नहीं करता। जहाँ वीन चिल्ला रहा था, नी सांग, मेरी हेल्प करो, तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त को किडनैप करके ले जाया जा रहा है। इस पे हुएसांग कहता है, वेल, मैं खुश हूँ कि मेरे दोस्त को ले जाया जा रहा है, क्योंकि मैं इस जॉम्बी दोस्त को देख के थक चुका हूँ। इस पे वीन कहता है, हुएसांग, लेकिन हुएसांग कुछ भी नहीं कहता और बाय कहता है। वांगजी वीन को कार में लेके आता है और उसे बैठा के कार को चालू कर देता है और सीधे वीन को अपार्टमेंट में लाता है। जहाँ वीन जैसे ही अपार्टमेंट में आता है, वांगजी अपार्टमेंट की लाइट्स को ऑन करता है, जहाँ पूरा अपार्टमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। तभी वीन कहता है, लांजान, ये सब क्या है? इस पे वांगजी वीन को कहता है, वीन, मेरी बात सुनो, ठीक है? वो वीन को सोफे पर लेके आता है और बैठाता है और कहता है, वो वीन, दरअसल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और वो वीन के सामने उन फोटोज को निकालता है जो कि वीन की उस बचपन की उनके पेरेंट्स के साथ थी। जिस पे वीन कहता है, लांजान, ये तो मेरी फोटो है, मेरे बचपन की, मेरे पेरेंट्स के साथ। इस पे लांजान कहता है, देन लांजान अपने पर्स में से एक और फोटो निकालता है, जिसमें दो लड़के थे, बहुत ही कम एज के, जिसमें एक लड़का तो वीन था और दूसरा। तभी वीन कहता है, ये कैसी फोटो है? ये फोटो मेरे पास तो नहीं है, पर ये लड़का मेरे जैसा है ना? इस पे वांगजी कहता है, देन वांगजी कहता है, वीन, दरअसल वो लड़का जिससे मैं प्यार करता हूँ और मेरे बचपन का दोस्त कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इस पे वीन कहता है, क्या? इस पे लांजान कहता है, इन फोटोज को देखो, ये तुम हो। इस पे वीन कहता है, पर तभी लांजान कहता है, तुमने उस वक्त मुझे अपना नाम नहीं बताया था, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर मैंने जब तुम्हारा फोटो उस दिन देखा तुम्हारे कमरे में, तो मैंने तुम्हारी डिटेल्स निकलवाई, जिसमें मुझे पता चला कि वो बच्चा जो मेरे साथ खेलता था वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे वीन। तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ, तुम जब 5 साल के थे, तभी उसके बाद से तुम्हारी मेमोरीज उस वक्त ही गायब हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बच्चे थे। एंड देन तुम जियांग फैंगमियांग ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तो फिर तुम उसके बाद नहीं आए। इस पे वीन कहता है, लांजान। तभी वीन अपने दिमाग पे जोर देता है और उसे हल्की हल्की बचपन की यह बातें याद आने लगती हैं, जहाँ वीन कहता है, तो वो मैं था? इस पे वांगजी कहता है, हाँ वीन, इन पूरे टाइम तुम्हें देख के मुझे भी कुछ कुछ फील होता था, पर मैंने हमेशा उसे अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपने बनी बॉय से भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था
कि मुझे एक ही साथ दो लोगों के लिए कैसे फीलिंग्स आ सकती हैं। पर अब मुझे समझ आ गया है, क्योंकि तुम ही मेरे बनी बॉय हो। विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो। हमारे बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। विंग, मैं तुमसे एक मौका चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे फिर से एक मौका दो। हम सब कुछ भूल के फिर से अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं। वीन कुछ देर वांगजी को देखता है, देन हमें सर हिला देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वीन भी वांगजी से बहुत प्यार करता था और वो जानता था कि वांगजी हमेशा से वीन के लिए ही लॉयल था। भले वो उस बनी बॉय से प्यार करता था, पर वो भी वीन ही था। और वीन अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स फेस करके थक चुका था। वो भी अपनी लाइफ में एक हैप्पी एंडिंग चाहता था, इसलिए उसने वांगजी को हाँ कह दिया। तभी वांगजी एक ब्यूटीफुल सी रिंग निकालता है और उसे वीन को पहनाते हुए उसे प्रपोज करता है, आई लव यू वीन। ये कह के वांगजी सीधे वीन के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जहाँ ये उनकी फर्स्ट किस थी। वीन तो शॉक्ड था कि वांगजी ये रातों रात इतना बोल्ड कैसे हो गया। वांगजी वीन के लिप्स को काफी देर तक किस और सक करता है। फाइनली जब वो वीन को छोड़ता है तो वीन पूरी तरह से ब्लश कर चुका था। वांगजी वीन को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, वीन आई लव यू। वीन भी उसे आई लव यू टू कहता है। देन वो लोग केक को कट करते हैं, जहाँ वो केक वांगजी ने स्पेशली वीन के लिए बनाया था, उसका फेवरेट फ्लेवर। वीन और वांगजी साथ में डिनर करते हैं, जहाँ उसके बाद वीन कमरे में आता है, जहाँ कमरा बिल्कुल वेडिंग थीम की तरह डेकोरेटेड था। तभी वांगजी वीन को पकड़ते हुए कहता है, वीन हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई थी। इस पे वीन पूरी तरह से ब्लश कर जाता है और कहता है, लांजान अभी तो तुमने मुझे प्रपोज किया है। इस पे वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ, पर वीन तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ऑलरेडी बहुत वेट कर लिया है तुम्हारा? मुझे 15 साल की उम्र में एहसास हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और देखो अभी मैं 25 का हूँ, या यूँ कहूँ कि अब 26 का होने वाला हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने बहुत इंतज़ार किया है? इस पे वीन नर्वस होते हुए कहता है, लांजान फिर भी ये बहुत जल्दी है, ठीक है? ये कह के वीन विंडो के पास चला जाता है। इस पे वांगजी पीछे से वीन को हक करते हुए कहता है, ठीक है, क्या तुम वाकई टाइम चाहते हो? इस पे वीन हाँ कह देता है। इस पे वांगजी कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो हम सो जाते हैं। ये कह के वांगजी जैसे ही हटता है कि तभी वीन वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। ये देखे वांगजी एक स्माइल पास करता है और वो वीन को वहीं वॉल पे पीछे की ओर करके पुश कर देता है और उसकी टी शर्ट को ऊपर से निकाल देता है। वो वीन को पीछे से ही उसके नेक पे किसेस देने लगता है। तभी वीन कहता है, लांजान ये क्या बात हुई? ये मेरा फर्स्ट टाइम है और ये पोजीशन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस पे वांगजी कहता है, वीन तुम चुप रहो अभी। ये कह के वो वीन को पीछे से ही उसके नेक पे ही किस देने लगता है। धीरे धीरे वांगजी का हाथ सीधे डाउन जाता है, जहाँ उसने नीचे से वीन को पूरी तरह से नेकेड कर दिया था। ठंडी एयर वीन की पूरी बॉडी को टच हो रही थी, जहाँ वीन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव था और वहीं वांगजी भी। वो दोनों अपने फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ वहीं पे इंजॉय करते हैं। एंड देन वांगजी वीन को बेड पे लाता है एंड देन उनकी सो कॉल्ड फर्स्ट नाइट बनती है। वीन पूरी तरह से थक चुका था वांगजी की वजह से और वो थक के सो जाता है। अगली सुबह जब वीन की नींद खुलती है तो वीन उठने की कोशिश करता है, जहाँ वीन को अपने बैक में काफ़ी शार्प पेन फील होता है। वीन
वांग जी को कर्ज करते हुए कहता है, लॉन्जान, सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हें हाँ क्या कहा? तुमने मेरी ये हालत कर दी। वहीं जैसे तैसे उठता है और लंगड़ाते हुए रेडी होके सीढ़ियों से नीचे आता है, जहाँ वांग जी ने वींग के पसंद की सारी ब्रेकफास्ट बनाई थी। वांग जी वींग को देखते ही स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय वाइफी। इस पे वींग गुस्सा करते हुए कहता है, वाइफी? मैं कोई वाइफी नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ। इस पे वांग जी कहता है, ओके माय क्यूट हस्बैंड, माय बनी बॉय। चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ वींग जब चेयर पर बैठता है तो उसे काफ़ी पेन फील होता है। वींग घूर के वांग जी की ओर देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, वो तुम जानते हो ना, वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। इस पे वींग कहता है, बिल्कुल सही है, अब मेरे पास मत आना। ये कह के वींग ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वांग जी वींग से कहता है कि वो वींग को कुछ दिखाना चाहता है, और वो वींग को लेके अपने स्टूडियो में आता है जो कि उसके घर में ही था। वो वींग को वहीं बैठा देता है। देन पियानो पे एक बहुत ही सॉफ्ट मेलोडी को प्ले करता है, जिसे सुन के वींग बिल्कुल खो जाता है। वींग को वो मेलोडी बहुत बहुत ही पसंद आती है। तभी वो लानजान से कहता है, लानजान ये मेलोडी बहुत ही अच्छी है, इसका नाम क्या है? इस पे वांग जी कहता है, गेस करो। इस पे वींग काफ़ी सारे नेम्स देता है, जिस पे वांग जी वींग के पास आता है और उसे सॉफ्टली किस करके कहता है उसके कानों में, वांगशियन। ये सुन के वींग हैरान रह जाता है, जिस पे वांग जी कहता है, ये मेलोडी मैंने अपने बनी बॉय को याद करके बनाई थी, पर मैंने कभी इसका नाम नहीं रखा था क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। पर फाइनली आज मुझे मेरे मेलोडी का नाम पता चल गया और उसका लिसनर भी मिल गया। ये हमारी धुन है वींग। ये कह के वो वींग की ओर देखता है, जहाँ वींग, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसे इतना सब कुछ मिल गया लाइफ में। वो वींग वांग जी को हक कर लेता है, वहीं वांग जी भी। कुछ देर बाद वांग जी वींग को फिर से किस करने लगता है। किस करते करते वो उसी सोफे पे उसे लिटा देता है, जहाँ वींग कहता है, नहीं नहीं वांग जी, बिल्कुल नहीं अभी। जिस पे वांग जी कहता है, वींग बस एक राउंड। इस पे वींग ओके कह देता है। और अब कुछ घंटों बाद, जहाँ वींग अभी भी चीखे जा रहा था, लानजान मुझे छोड़ो, रुको, बस करो, हो गया हो गया। जहाँ वांग जी रुकने वाला था, बिल्कुल नहीं। और यहीं पे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी जैसी भी लगे, आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। ओके, टाटा, टेक केयर, बाय।